राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। ऐसा नहीं है कि भाई अभी बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है ये सोच के आप ना पढ़ रहे हो। आपको पढ़ना है क्योंकि आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। देखो, बाकी स्टूडेंट जो कर रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ रहे या बहुत कम पढ़ रहे हैं, अगर आप भी उनके जैसा ही करोगे तो आप भी उनके जैसे ही रह जाओगे। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होता है? हमें टॉप में आना होता है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आपको एक बात पता है ना, आपको एक गुना में आना है, जितनी वैकेंसी होगी ना उसके एक गुना में। चाहे आप ग्रुप सी मेंस का एग्जाम दो, चाहे आप ग्रुप डी वाला एग्जाम दो, आपको सिर्फ एक गुना में आना, इस बात को नोट कर लेना। तो उसके लिए आपको टॉप स्टूडेंट में रहना होगा, जो डेली पढ़ते हैं, डेली बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं मैथ का प्रीवियस ईयर पर्सन का टेस्ट पेपर। और ये टेस्ट पेपर मतलब कि पूरा का पूरा पेपर आपका होने वाला है जो पिछले साल हुआ था 2023 में, जो आपका एग्जाम हुआ था ना। और ये किसका है भाई? ये एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर है, एचएसएससी ग्रुप डी का। इससे आपको पता चल जाएगा अभी आपको कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी मेहनत और आपको करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन अगर पेपर आया है तो अगला पेपर जो होने वाला है लगभग ऐसा ही आपका रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैं आपकी तैयारी हर लेवल के एग्जाम्स के हिसाब से करवाता हूं, आप सभी जानते हो। चाहे वो 26 तारीख जैसा एग्जाम हो, चाहे वैसा हुआ हो, तो 27 तारीख इवनिंग को हुआ था वैसा एग्जाम हो, या इजी हो या हार्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात आप सभी जानते हो और इस एग्जाम में आप सभी ने देख भी लिया है। चलो अब शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका एचएसएससी ग्रुप डी के पेपर का पहला क्वेश्चन। सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। वीडियो को रोक लीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन। हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 4700 रुपए में उसने क्या है, एक स्कूटर को खरीदा है। आगे क्या बोला? इसकी मरम्मत पर है वो 800 रुपए खर्च किए। तो 800 रुपए खर्च कर दिए इसकी मरम्मत पर। मरम्मत का मतलब क्या होता है? ठीक करवाने में। तो ठीक करवाने के लिए 800 रुपए इसने खर्च कर दिए। यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 4700 में खरीदा है और 5800 में बेच दिया है तो लाभ निकाल देते हैं। 4700 में खरीदा था, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि इसमें कोई खराबी थी जिसकी वजह से इसको ठीक कराना हो और इसकी मरम्मत करवानी पड़ी, जिसके लिए 800 रुपए खर्च हुए। तो इसका मतलब ये रुपए भी तो उसके खर्च हो गए। तो उसने टोटल कितने रुपए में खरीदा? 4700 प्लस में 800 और हमें जोड़ना है इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका? 5500 रुपए क्या हो जाएगा? यानी कि टोटल उस पे जो खर्चा आया है वो हुआ है 5500 रुपए का। बेच कितने में रहा है? 5800 रुपए में बेच रहा है। इसमें से जितना उसका खर्चा हुआ वो माइनस कर लेते हैं। तो 5800 में 5500 माइनस करेंगे तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा? 300 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 300 रुपए का। क्योंकि भाई 5500 में उसने खरीदा और 5800 में बेचा, तो ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा। और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास लाभ निकल के आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा आपका? 300 रुपए हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में पूछा है तो यहां पर लिख देंगे भाई 300 रुपए का लाभ हुआ है। कितने खर्चे पर? 5500 पर। फिर से गलती से 4700 यहां पर मत लिख देना, आपको क्या लिखना होगा? यहां पर 5500 लिखना पड़ेगा। और प्रतिशत के लिए 100 का इस्तेमाल करते ही हैं। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। और कोई कट रहा है, 5 से काट देंगे तो ये 11 हो गया, इसको 5 से काट देंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60/11 हो जाएगा प्रतिशत। और अगर इसको खोल के लिखा गया तो लिख देते हैं 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 प्रतिशत क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
11 पंजे 55 और 5 60/11 हो गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई? ऐसे अपने को आराम से करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप क्लास देखते होगे तो आपको बिल्कुल प्यार से समझाया हुआ है लाभ और हानि वाली क्लास में, और वैसे भी मैंने बहुत बार इस क्वेश्चंस को करवाया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आराम से सभी ने कर लिया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, लेकिन इसका मैं बेसिक आपको समझा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा पहले करवाया हुआ है और अभी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा, तो इसको आप बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको बेसिक पता होना जरूरी है, वरना आप गलत कर दोगे। बाकी तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो इसको स्पीड से आंसर निकाल ही लेंगे इसका, तो वीडियो को रोक के आप आंसर निकाल लीजिए, जिनको आता है, जिनको नहीं आता सीख लीजिए। क्या है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या 4:5 के अनुपात में है। तो हमने मान लिया भाई 4x और क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। किस किस का दिया हुआ? छात्र और छात्राओं का। तो ये हो गए छात्र मतलब कि लड़के, और ये हो गई हमारी छात्राएं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी हमारी लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, छात्र और छात्राएं, ये लड़के और ये लड़कियां। कभी छात्र लिख देगा, कभी लड़के लिख देगा, छात्राएं की जगह लड़कियां लिख देगा, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे है कि जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो स्कूल में कितने छात्र हैं? हमें यह नहीं बताया गया कि लड़के कितने हैं, ना हमें यह बताया गया कि लड़कियां कितनी हैं, यानी कि छात्र और छात्राओं की संख्या हमें नहीं बताई गई है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कुल कितने हैं, ये हमसे पूछा गया है कि स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि लड़कों की संख्या है वो हमसे पूछी गई है। तो हमसे लड़कों की संख्या पूछे, हमसे लड़कियों की संख्या भी पूछ सकता है, हमसे टोटल स्टूडेंट भी पूछ सकता है, कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो कैसे करोगे? देखो भाई, छात्र कितने हैं? 4x हैं, इसमें कोई बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि छात्राएं छोड़ के जा रही हैं, तो लड़कों में कोई बदलाव नहीं है, 4x हमने लिख दिया। नीचे हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या जो कितनी है, 5x है, और इसमें से जितने छोड़ के जा रहे हैं वो माइनस कर लो। 100 छोड़ के जा रही हैं तो 100 माइनस कर लिया, और इससे क्या बन जाता है, अनुपात आपका 6:7 बन जाता है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या बताया था बेसिक क्लास में, इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहां पर इसको बटे में लिख दिया। जब ऐसी चीज आ जाती है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही, जो नए स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लिखना यूट्यूब पर बेसिक मैथ, या आप लिख देना मैथ बेसिक क्लास, मैथ या मैथ्स, जो भी आप लिखो, मैथ्स लिख देना या मैथ लिख देना, मैथ्स बेसिक क्लास बाय प्रवीण कटारिया लिख देना, आपको मिल जाएगा। या आप लिख देना मैथ्स बेसिक क्लास प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगी। उस क्लास को देखोगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो नए स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है जी, चलो अब इसको क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके क्या हो जाएगा, 28x हो जाएगा, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे क्या हो गया आपका 30x हो गया, माइनस है तो माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि जिधर बड़ा होता है उधर लेके आते हैं, तो x वाला इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो माइनस का है कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 30x है अपना, और इधर आएगा तो ये माइनस का 28x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों लिख रहा हूं, ध्यान समझो। क्या बात बताई थी कि बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस वाला प्लस, जैसे यहां पर प्लस हो गया, और प्लस वाला माइनस हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, भाग वाला गुना, गुना वाला भाग, जोड़ वाला घटा, घटा वाला जोड़। ठीक है, ऐसे यहां से अपना कितना है 600 है, और यहां से कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, तो यहां से हो जाएगा आपका 200x। x का मान निकालोगे तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुना में है, तो x का मान निकालेंगे, बटे में चला गया तो कितना आ गया 300 आ गया। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 300 आ गया। x बराबर कितना आ गया आपके पास, 300 आ गया। अब जो भी हमसे पूछे हम आराम से कर देंगे। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, आगे जो पूछेगा उसको तो हम आराम से कर लेंगे।
दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। 4x क्या हो गए, लड़के हो गए, लड़कों में कोई बदलाव नहीं हो रहा, छात्रों में कोई बदलाव नहीं हो रहा। दूसरा क्या है, लड़कियां हैं 5x है, उसमें छोड़ के जा रही हैं, अगर कम हो रही है छोड़ के जाएंगे, इसका मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमने माइनस का इस्तेमाल किया है। अगर आ रही होती, ठीक है, कि और लड़कियां आ रही हैं और छात्राएं आ रही हैं, तब हम प्लस का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन छोड़ के जा रही हैं इसलिए हमने माइनस का इस्तेमाल किया है। और फिर जो अनुपात बनता है कि हमने लिखा है, इसको सोल्व करते हुए आराम से हमारा x का मान निकल के आ गया। हमसे क्या पूछा है, छात्र कितने हैं, छात्र क्या माने थे हमने 4x, तो 4x लिख देंगे, 4 का मान 4 और x का मान 300, तो इसका मतलब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1200 छात्र हो जाएंगे, 1200 छात्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे छात्राओं की संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है, छात्राएं कितनी है, 5x है, तो 5 गुना 3 लिख दे, 300 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1500 क्या हो जाएंगी, छात्राएं हो जाएंगी। लेकिन हमसे यह भी पूछ सकता है कि कक्षा में या स्कूल में है कुल कितने छात्र और छात्राएं हैं, या कुल कितने विद्यार्थी हैं, यह हमसे पूछ सकता है। तो 4x और 5x कितना हो जाएगा आपका, 9x, और 9 गुना 300 आपको कर देना है, क्योंकि x का मान हमारे पास 300 है, तो कितना हो जाएगा, 2700 छात्र हो जाएंगे कुल, ठीक है। 1200 और 1500 कितना होता है, 1200 और 1500 2700 होता है, 2700 ही हमारा आया है। तो हमने एग्जामिनर जो क्वेश्चंस दिया है ना वो ही नहीं पढ़ना, क्योंकि सेम नहीं आएगा, लेकिन ऐसे आ सकता है कि भाई इसमें छात्राओं की संख्या पूछ ले, ऐसा ही क्वेश्चंस आ जाए। तो आपको सब कुछ आना चाहिए कि छात्रों की संख्या पूछे तो भी निकाल दिया, छात्राओं की संख्या पूछे तो भी निकाल दिया, कुल कितने स्टूडेंट है ये भी हमसे पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है, कि छात्र और छात्राओं के बीच का अंतर कितना है या कौन ज्यादा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अंतर कैसे निकालोगे, एक x का अंतर है, ये 5x से 4x, तो x अंतर मतलब 300 स्टूडेंट का अंतर है, ठीक है। तो 300 देख लो, 1500 में से 1200 गया, कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, तो 300 ऐसे अपने को, ठीक है, आराम से कर लोगे। चलो, कितनी छात्राएं अधिक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपकी 300 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है आपसे, आप पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अब छात्राओं की संख्या कितनी है, क्योंकि छात्राएं छोड़ के जा रही है ना, लड़कियां छोड़ के जा रही हैं स्कूल को, तो आपसे पूछ सकता है कि अब स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी है। तो स्टार्टिंग में कितनी थी भाई, 1500 थी, 100 छोड़ के जा चुकी हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 1400 हो जाएंगी, ठीक है। तो वो एग्जामिनर है, कैसे स्मार्ट बने, उससे ज्यादा स्मार्ट हमें बन के रहना है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। बात समझ में आ गया, आराम से कर लोगे आप। चलो, और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करता हूं। जैसे पिछला टेस्ट हुआ था, उसमें स्टूडेंट ने बोला सर जी ये तो हार्ड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो अब रियल पेपर दिखा दिया, क्योंकि मैं तैयारी जो करवाता हूं ना, मेरी तैयारी का मतलब क्या है कि HSSC का आपका पेपर निकलना चाहिए, चाहे वो पेपर आपका बिल्कुल इजी बन के आ जाए, चाहे वो मॉडरेट लेवल का बन के आ जाए, चाहे वो हार्ड लेवल का बन के आ जाए, ठीक है। और HSSC का कुछ पता नहीं, आपको भी ये बात पता है कि कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और मैं आज वाली क्लास में कुछ स्मार्ट चीजें भी आपको सिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी होगी, ठीक है। अगर बेसिक क्वेश्चंस में इसको बेसिक तरीके से आप करने के लिए जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत ज्यादा आपकी उलझन होने वाली है, ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप दिमाग का इस्तेमाल किया करो। बेसिक चीजें हमें पता है ना, बेसिक बात हमें पता है, क्योंकि अभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, आयत अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये आप सभी को पता है कि आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है,
ठीक है, जो बात समझा रहा हूं ना वो समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें क्या बोला कि यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, मतलब लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई कम होगी। कितनी ज्यादा है ये भी बता दिया गया है, 15% ज्यादा है ये भी हमें बताया गया है। आगे देखो क्या है, ठीक है। तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी होगी, इन चारों में से आयत की चौड़ाई कौन सी होगी, तो चौड़ाई क्या होगी, छोटी होगी। पहला क्वेश्चन तो देखिए 26, ऑप्शन देखिए पहला 26। अगर चौड़ाई हमारी 26 है, जब 25 को 25 से गुना करते हैं तभी हमारा 26 आ जाता है, तो लंबाई तो और ज्यादा होगी ना। तो यहां पर 460 दिया हुआ है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। उसके बाद जब 26 नहीं हो सकता तो 34 तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इससे कम वाला ही आपका आंसर होगा। अगर हम चौड़ाई को 20 लेते हैं, चौड़ाई क्या आ गई हमारी 20 आ गई, और गुना में क्या लिखना है, हमें लंबाई लिखनी है जो उससे 15% ज्यादा है। इसका 15% कितना होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक चीज कितना होगा, 3। कैसे होगा भाई, 20 है, इसका 15% निकालोगे 15/100, 20 पंजे 100 और 5 से काटा 3 पे, कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई 23 हो जाएगी, और 23 दूनी 46, 460 आ गया। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 वाला करके देख लो, 15 से भी नहीं होगा क्योंकि 15 है। इसका अगर हम बात करेंगे जो लंबाई होगी, इससे क्या है, 15% ज्यादा होगी। चलो इसको मान लेते हैं हम 15%, क्या 20%, यानी 3 18, तो क्या आता है, 460 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। और वैसे तो आपका आंसर आ गया, तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से आपको करना है, बड़े आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेपर सोल्व करवा रहा हूं, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी तो बेसिक क्लास समझाई हुई है, आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, अभी लेटेस्ट करवाया था आपको। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कोई भी डाउट रह जाए, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी डाउट रह जाए कमेंट कर देना, उस क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में ऐड कर लेंगे। ठीक है, वरना एक बार पीछे करके देख लिया करो, जरूर समझ में आ जाएगा। वैसे तो कोई स्टूडेंट बचेगा नहीं जिसको ना समझ में आए। ठीक है, तो आराम से कर लोगे। चलो, और हाँ, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ना सर जी बेसिक से कैसे करोगे। भाई आपको पता है कि चौड़ाई को हम 100 मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, 115 हो जाएगी। बस ये मान के आप आराम से कर लेना। ठीक है, चलो, एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए लेते हैं, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो 3 व्यक्ति यहां पर हमने दे दिए हैं, तो ए बी सी लिख लेते हैं। पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी। पहले वाला कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। दूसरे वाला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। गलत मत लिख देना जल्दबाजी में आगे पीछे, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और तीसरे वाला कितने दिन में, 25 दिन में। इसका आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना मैं सिखा चुका हूं, जिनको नहीं आता आप लिख देना एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बेसिक क्लास या बेसिक एलसीएम क्लास, जो भी आप लिखो, जो भी आप लिखते हो ना लिख लो, एलसीएम बेसिक क्लास या बेसिक एलसीएम क्लास प्रवीण कटारिया लिख देना, या कटारिया लिख देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। भाई जो भी आपको पढ़ना हो उस YouTube पर लिखना, कमेंट बॉक्स में मत लिखना। ठीक है, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे भाई बहन होते हैं जिनको नहीं पता होता, YouTube पर इस क्लास को देखो, उसके बाद YouTube पर जो सर्च वाला होता है ना, वहां पर लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखने लग जाते हो, कमेंट बॉक्स में लिखने से वीडियो नहीं आएगा, वहां पर लिखने से आपको वीडियो आएगा। और वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा, अपना जो व्हाट्सएप चैनल है ना उस पर शेयर कर दूंगा एलसीएम वाली क्लास। ठीक है, तो वहां से आप देख लेना। ठीक है, चलो, अब इसका एलसीएम कितना होगा, 15, 20 और 25 का एलसीएम 300। एलसीएम क्या होता है आप सभी को पता है, टोटल वर्क, कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य को 15 दिन से डिवाइड कीजिए, 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, कितना आ गया, 20 आ रहा है। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 15 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, कितना आ गया आपका, 12 आ गया। ये एक दिन में किया जाने वाला कार्य आ गया, और ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है।
ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या है, तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 20 करता है, ये 15 करता है और ये 12 करता है। 20 और 15 35, 35 हो गया, 35 और 45 और 2 47 काम होगा। कितना काम होगा, 47 काम होगा। 300 काम है, एक दिन में 47 काम होता है तो कितने दिन का समय लगेगा बताओ, आंसर निकालो कीजिए। तो 47 से कितने पे जा रहा है, ये 6 पे चला जाएगा, 6 पे, तो 6 दशमलव समथिंग आने वाला है। तो पूरे 6 दिन नहीं, 6 से ज्यादा दिन आएगा। दशमलव में आएगा तो 7 दिन पूरे नहीं होंगे, 6 दिन से कम नहीं, क्योंकि 6 दिन से ज्यादा रहने वाला है। तो 6.4 दिन लगभग आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को हार्ड नहीं बनाना, अपने को स्मार्ट बनना है। क्या बनना है, अपने को स्मार्ट बनना है। वैसे तो दिखने में आप स्मार्ट हो, ठीक है जी, पढ़ने में भी आपको बनना है। आपको दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, ऐसे मत सोचो। दिमाग का जितना इस्तेमाल करोगे उतना फायदेमंद रहेगा। ये ऐसी चीज है जितना घसती है ना उतना अच्छे से चलती है। ठीक है, ये लोहा नहीं है कि जितना घसेगा खत्म हो जाएगा, नहीं, इसको जितना घसोगे उतना ही तेजी से स्पीड से काम करने लग जाता है। ठीक है जी, तो आराम से आपको ऐसे कर लेना है, दिमाग का इस्तेमाल। देखो ये HSSC वाले क्वेश्चन है, ये ऑप्शन HSSC वाले हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ऑप्शन क्या है, HSSC का है, क्योंकि हमारी प्यारी HSSC है ना, वो सबसे अलग है। ठीक है, तो आपको भी सबसे अलग सोचना पड़ेगा। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी हमारा तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमारा तो पूरा पेपर ही नहीं हुआ। आप समय वेस्ट करोगे तो कैसे पेपर होगा, आप इसके कैलकुलेशन में लगे रहोगे, क्योंकि 47 का पहाड़ा नहीं आता। अगर जिसका पहाड़ा याद है ना उसको आप आराम से कर लोगे, लेकिन 47 का पहाड़ा आपको याद नहीं है। अगर यहां पर 50 होता तो आराम से कर लेते। ठीक है, तो यही चीज हो जाती है, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं ना, स्टूडेंट बोलते हैं सर जी ऐसे क्वेश्चंस देखो पेपर में आया है और ग्रुप डी में आया है, तो सीईटी मेंस में तो और भी अच्छे आएंगे। और हर बार पेपर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो इस बार ग्रुप डी में भी अच्छा आने वाला है। देखो क्या है, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 14 गुना में 627, उसके बाद भाग में है √1089 बराबर x की पावर 3 प्लस में 141 है। तो हमें x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा, ये हमें बता। अगर जो चीज मैंने समझाई थी, बताई थी, जब हमने अभी क्लास स्टार्ट की थी, तो आप आराम से कर लोगे। पहली चीज क्या है, सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है, तो इसमें अपने को भाग सोल हम करें, तो भाग सोल करेंगे तो रूट में ये लिखा हुआ है। अब कीजिए क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, आराम से इसका आंसर आप कर सकते हो, आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, आराम से आंसर कर सकते हो, याद है तो भी कर सकते हो। यहां पर लिखेंगे 14 गुना में 627 है, और भाग में है तो मतलब बटे में इसको सोल्व करके लिखो, कितना आएगा 1089 किसका होता है, अरे 33 का होता है। अगर मेहनत की होती तो पता होता, जिनको पता है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, और जिनको नहीं पता क्लासेस करवाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ठीक है, आराम से निकालना सीख जाओगे, निकाल लिया होता, याद भी नहीं होता तो भी निकाल लिया होता। ठीक है, बराबर में क्या है, x की पावर 3 प्लस में 141 है। इसको सोल्व करते हैं, 3 से काटा तो 11 पे, और इसको 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 0 3 नामे 27। उसके बाद ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 9 99। तो ये इधर से क्या बच गया, 14 गुना में 19, और उधर से क्या बचा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में 141। ठीक है, इन दोनों का गुना करना आता है ना, चलो गुना करना सिखाता हूं कैसे करना है। इनमें से किसी एक को पकड़ लो। 19 को हम 10 से गुना करते, तो 19 को 10 से गुना करते तो कितना आ जाएगा, 190। ठीक है, दिमाग में करना है, मैं तो यहां पर लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, आपको दिमाग में करना है। अब छोटे बच्चों की तरह ऐसे मत किया करो, इतना समय नहीं होता।
कि 19 को हमने 10 से गुना किया तो 190 आ गया, और 19 को अब 4 से गुना करके जोड़ना है, तो 19 दूनी 38 तो पता है ना, और 38 दूनी 76 होता है, तो इसमें 76 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 266 आ जाएगा। तो यहां पर लिख दो 266, ठीक है। और ऐसे समय लगता है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे समय लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। और भाई ऐसे करना चाहो तो आपकी मर्जी है। 266 बराबर कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस में 141, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर से बचा कितना अपना एक्स क्यूब, और इसमें से माइनस करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, और यहां से 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 1, 125। एक्स क्यूब का मान 125, तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है जी। 125 किसका होता है, 5 का, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है जी। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज तो ये क्या, कि आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। जो नए स्टूडेंट हैं, जो बाद में जुड़े हैं, भाई ये क्लास आप देख लेना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली मैंने करवा रखी है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली, तो वो क्लास देख लेना, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, आराम से काटोगे। यहां पर कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, वैसे ना तो वैसे कैसे भी कर लोगे। फिर आती है यहां पर, इसको ध्यान रखना, क्योंकि क्यूब यहां पर क्यूब है तो इधर जाके क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। जैसे यहां पर स्क्वायर होता है तो इधर जाके क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो ऐसे क्यूब है तो इधर जाके क्यूब रूट बनेगा। 125 किसका होता है, 5 का होता है, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, आराम से करना है, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ कोई समस्या है, नहीं है ना, तो बस ऐसे ही अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कीजिए कि अंक दिए गए हैं कि अंक को 4, 0, 3 और 7 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या क्रमशः है आपको बताना है, और प्रत्येक अंक को एक बार ही प्रयोग करना है। तो देखो इसको समझ लो, ठीक है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, बता भी चुका हूं, ये नंबर सिस्टम का है। अभी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ाई था नंबर सिस्टम वाली क्लास में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जो सबसे बड़ा अंक होगा शुरुआत में वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, तो 7 को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर का जो बड़ा है उसको लिखेंगे, तो 4 हो गया, फिर 3 है तो 3 हो गया, और फिर 0 है तो 0 हो गया, यानी 7430 हो जाएगा। और भाई बारिश के मौसम में पता नहीं ये कहां से आ जाते हैं, आप बताओ, हो गया ना सही। ये तो बन गई सबसे बड़ी संख्या। देखो किसमें है, 7430 इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी किसी भी नहीं है। लेकिन छोटी संख्या भी लिखना सीख लो, छोटी संख्या में क्या होगा। लेकिन एक बात सोचना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी चीज आप सीखने वाले हो कि सर जी बड़ी में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो छोटी में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और 0 हम लिखेंगे। लेकिन जैसे ही आपने 0 लिख दिया, आप 0 लिख के क्या लिखोगे, 3, 4 और 7, तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई, ना कि 4 अंकों। ये 0 का तो कोई महत्व नहीं रहा, 0 का कोई महत्व नहीं रहता अगर इधर लगी हुई है तो। हाँ, उधर लगी हुई होती है तब महत्व होता है, इधर लगी हुई है कोई महत्व नहीं है, तो इसका मतलब ये तो 3 अंकों की संख्या बन गई। लेकिन हमें क्या बोला है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 0 पहले नहीं लिखेंगे, 0 के बाद जो दूसरे नंबर का छोटा है ना उसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर 0 और फिर 4 और 7, तो ये आपका यहां पर लिखा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैं यहां पर स्टार लगा के लिख देता हूं, बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं आप नहीं करोगे, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है 0, 3, 4, 7, लेकिन फिर भी ये बात आप समझ लेना कि लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं भाई, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आराम से कर ही लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि 3 गारों की गति का अनुपात 2:3:4 है। एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यहां पर हमें क्या दिया गया है, गति का अनुपात दिया गया है, चाल का अनुपात दिया गया है। चाल और गति एक ही है ना, स्पीड का मतलब।
तो गति का अनुपात हमें कितना दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। वो हमें दिया गया है 2, 3 और 4। और किसका अनुपात निकालना है? समय का अनुपात। जिसकी देखो गति कम होगी वो समय ज्यादा लेगी, और जिसकी गति ज्यादा होगी वो समय कम लेगी। लेकिन कैसे निकालेंगे? तो समय निकालने का तरीका होता है कि हम एक दूरी माने, क्योंकि बोला है ना कि एक सी दूरी को तय करने में एक दूरी हम माने और सभी से स्पीड से डिवाइड कर दें, गति से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास समय आ जाएगा। क्योंकि देखो समय निकालने का तरीका क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, या चाल को आप यहां पर गति लिखा हुआ है तो गति लिख दो। ठीक है जी, इसका मतलब तो यही होता है ना। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, तो आप कीजिए भाई। ठीक है, अब गति कहां से निकाले, सॉरी दूरी कहां से निकाले, दूरी कहां से निकाले ये बताओ। दूरी निकाली कहां से निकाले? दूरी निकालने का तरीका होता है, यहां पर जो दिया हुआ है ना इसका आप एलसीएम मान लीजिए, क्योंकि एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो सभी से डिवाइड हो जाएगी। तो एलसीएम हमने माना 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 को डिवाइड करना है किससे? 2 से, क्योंकि दूरी बटे में चाल, तो दूरी और चाल दी हुई है, ये अनुपात में लिखा है तो अनुपात में, फिर 12/3, फिर 12/4। इधर से कितना आ जाएगा? काटो, 6 आ गया। दूसरा कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे तो 4 आ गया, और फिर 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये अनुपात आ जाएगा 6, 4, 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो रटते हैं वो गलत कर देते हैं। कैसे? कि जो ये रटते हैं ना भाई, गति है ना, तो जो समय है वो गति का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो आप 4, 3, 2 लिख दोगे, वो आपके लिए गलत हो जाएगा। 4, 3, 2, 2 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट से गलत करवाने के लिए, क्योंकि जो रटने वाले स्टूडेंट है वो विपरीत कर देते हैं, होता विपरीत है। लेकिन क्या है कि कोई एक समान दूरी हमें माननी होगी, फिर अपने को करना है। तो भाई जो देखो इसकी स्पीड कम थी तो इसने देखो समय ज्यादा लिया है, इसकी स्पीड ज्यादा थी तो इसने देखो सभी के कंपैरिजन में समय कम लिया है। होता है यही, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उल्टा करके लिख दोगे। ठीक है, तो ये आएगा 6, 4, 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जो गलतियां होती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये अपने को बताना है। ठीक है जी, और ये जो हमारा PYQ सीरीज है ना, ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी भाई। बीच बीच में मैं आपके लिए टॉपिक भी लेके आता रहूंगा। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट कर दीजिए। कल भी मैंने आपसे पूछा था, तो जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ते रहेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपके लिए करवाते रहेंगे। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना डेली मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, आप सीखते रहो, आराम से करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और साथ में एक बात और बता देता हूं कि मैथ ऑलमोस्ट हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने पढ़ रखा है, तो अब रीजनिंग की क्लासेज में मैं साथ में शुरू कर रहा हूं। ठीक है, रीजनिंग की क्लास भी हमारी है, वो अब आना स्टार्ट हो जाएगी, कि अब फॉर्म भरने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमारी अच्छी तैयारी होना जरूरी है कि मैथ रीजनिंग को सुलटा दें, बाद में फिर हमारा फोकस रहेगा इसके रिवीजन पर और बाकी चीजों के ऊपर, बाकी और जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर। ठीक है, चलो कीजिए, क्या है आराम से, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। कि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, दुगनी का मतलब क्या है कि 100 से क्या हो गई भाई? 200 हो गई। 100 से क्या हो गई? 200 हो गई। इसका मतलब ब्याज कितने का मिला है? 100 का ब्याज मिला है। कितने वर्षों में? 100 का ब्याज मिला है। कितने वर्षों में मिला है? 10 वर्षों में, तो 10 से डिवाइड कर दो। एक साल में कितना ब्याज मिला? 10 का। ठीक है, 100 का 10 कितना होता है? 10% होता है, तो इसका मतलब ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 10% हो जाएगी। ठीक है जी, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 है, 100 का कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो एक कितना मिल रहा है? 100% ब्याज मिल रहा है, तो 10 साल से डिवाइड कर दो। एक साल, जो एक साल का ब्याज होता है वही क्या होती है? हमारा दर होता है। ठीक है, वही क्या होता है? हमारा दर होता है। तो ऐसे अपने को आराम से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है।
ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप सभी कमेंट करके बताओगे। औसत वाली क्लास में बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया हुआ है, तो हर एक स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे। जिनको नहीं आता टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो अगली पीवाईक्यू की क्लास होगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा दूंगा। तो स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताना, ठीक है जी। तो आज वाली क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और क्लास कैसे लगी, कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई, ये भी आप कमेंट करके बता देना। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे या नहीं कर पाए ये भी कमेंट करके बताना। और जो नए स्टूडेंट है भाई प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहां पर क्लासेज हैं वो ऐड होती रहती हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।